हो मेरा हाल बुरा है लेकिन तुम कैसी हो लिखना, मेरा छोड़ो जान मेरे अपना ख्याल तुम रखना। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में और मैं हूँ राममूर्ति। आज की इस वीडियो सीरीज़ में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12 के बिलियन जो चैप्टर नंबर 2 है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और साथ उसका विस्तार से विश्लेषण। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं अपने इस पाठशाला को। और शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें। जैसा कि आपको पता होगा लेक्चर नंबर 1 हम पहले अपने चैनल पर डाल चुके हैं और ये अपना है लेक्चर नंबर 2। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर, देखिए ये 2021 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न कहता है कि 0.01 मोलरता ग्लूकोज विलयन की तुलना 0.01 मोलरता मैग्नीशियम क्लोराइड विलयन के हिमांक में अवनमन है, समान होगा, लगभग 2 गुना होगा, 3 गुना होगा या 6 गुना होगा। तो इसका तो आंसर जानेंगे। सबसे पहले हम लोग इसका थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं और वो डिस्कशन होगा अगले बोर्ड पर। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि 0.01 मोलरता ग्लूकोज विलयन की तुलना में 0.01 मोलरता मैग्नीशियम क्लोराइड विलयन का हिमांक अवनमन 3 गुना होता है। कितना गुना होता है? 3 गुना होता है। अब कारण समझिए। इसका मुख्य कारण यह है कि मैग्नीशियम क्लोराइड एक विद्युत अपघट्य है। क्या है? मैग्नीशियम क्लोराइड एक विद्युत अपघट्य है जो विलयन में 3 आयन, 2 आयन मैग्नीशियम का और 1 आयन क्लोरीन का, यानी 2 प्लस और 1 माइनस आयन जो है में टूटता है, जबकि ग्लूकोज एक अनपघट्य है जो टूटता नहीं है। और आपको पता है कि आयन की संख्या जितना ज़्यादा होगा हिमांक में अवनमन भी उतना ज़्यादा होगा। और चूँकि इसमें आयन की संख्या मैग्नीशियम क्लोराइड में आयन की संख्या कितना है? 3 है। और ग्लूकोज जो होता है C6H12O6 इसमें आयन की संख्या 0 होता है, इसलिए इसकी तुलना में ये 3 गुना ज़्यादा इसका क्या हो जाएगा? हिमांक में अवनमन। तो ये इस प्रकार से अपना जो सही आंसर है वो हो जाएगा लगभग 3 गुना, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि कैल्शियम नाइट्रेट में 1/2 गुणांक होता है। ये भी 2021 में पूछा गया प्रश्न है। कैल्शियम नाइट्रेट में 1/2 गुणक होता है, 1, 2, 3 या 4। चलिए इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। आंसर तो खुद ब खुद आ जाएगा। यहाँ आप देखिए, सबसे पहली बात, अगर कैल्शियम जो नाइट्रेट है इसे आप जल में घुलाएंगे तो कैल्शियम नाइट्रेट जल में घुलता है और यह पूरी तरह से 3 आयनों में टूट जाता है, जिसमें होता है कैल्शियम का आयन और नाइट्रेट का आयन, कैल्शियम का आयन और नाइट्रेट का आयन। और इसमें आयन की संख्या, चूँकि आयन की संख्या 3 है, इसीलिए कैल्शियम नाइट्रेट का 1/2 गुणक 3 होता है। कितना होता है? 3 होता है। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि इसका 1/2 गुणक जो होता है वो 3 होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। कहता है कि विलयन के अनुसंख्य गुणधर्म हैं घनत्व, द्रव्यमान या क्वथनांक उन्नयन या ताप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी यानी क्वथनांक उन्नयन। आपको पता है हिमांक में अवनमन, क्वथनांक उन्नयन, ये सब जो है किसी भी विलयन के अनुसंख्य गुणधर्म कहलाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आंसर सही हमने बोला क्वथनांक उन्नयन। अनुसंख्य गुणधर्म विलयन के वे गुण हैं जो विलय के कण की संख्या पर निर्भर करता है, न कि उसके प्रकृति पर। क्वथनांक उन्नयन वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, हिमांक अवनमन और प्रासरण दाब यानी ऑस्मोटिक प्रेशर इनके मुख्य उदाहरण हैं। याद रखेंगे अनुसंख्य गुणधर्म में कौन कौन आता है, तो क्वथनांक उन्नयन, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, हिमांक में अवनमन और ऑस्मोटिक प्रेशर यानी प्रासरण दाब जो है ये अनुसंख्य गुणधर्म के मुख्य उदाहरण हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है कि घोलक के 1 kg में उपस्थित, घोलक के 1 kg में उपस्थित मोल की संख्या को कहते हैं मोलरता, मोललता, नॉर्मलता या मोल प्रभाज। तो यहाँ अपना सही आंसर हो जाएगा मोललता। क्या हो जाएगा, मोललता। क्योंकि यहाँ पर विलय नहीं विलायक, इसे एक और भाषा से नाम जानते हैं विलायक। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर डी हो जाता है मोललता। आप देख सकते हैं यहाँ पर डेफिनेशन दिया गया है। घोलक जिसे हम लोग विलायक के नाम से भी जानते हैं, घोलक के 1 kg में उपस्थित घुले अर्थात विलय के मोल की संख्या को मोललता कहते हैं। इसे प्रायः स्मॉल m के द्वारा दर्शाया जाता है और इसका मात्रक जो होता है वो मोल प्रति केजी होता है। इसका एक क्या होता है, मोल प्रति केजी होता है। अच्छा एक और बात छोटी सी बात, जैसे यहाँ पर बात की गया मोललता का, अगर मोलरता की बात किया जाता तो मोलरता को हम लोग कैपिटल M से व्यक्त करते हैं। मोलरता को कैपिटल M द्वारा व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। इस बात को भी याद रखेंगे। इसके अलावा अगर बात करते हैं मोलरता का मात्रक, तो मोलरता की इकाई जो होता है, मोलरता की इकाई होता है मोल प्रति लीटर होता है। मोलरता की इकाई क्या होता है, मोल प्रति लीटर होता है। एक चीज़ और, एक छोटी सी बात और देखिए, यहाँ पर द्रव्यमान है, केजी में किसको मापा जाता है, द्रव्यमान को। और याद रखिएगा द्रव्यमान कभी भी आयतन पर निर्भर नहीं करता है। इसका मतलब है कि विलयन का जो मोललता होता है, विलयन का मोललता ताप पर निर्भर नहीं करता है, ताप पर निर्भर नहीं करता। लेकिन अगर मोलरता की बात करते हैं, जबकि मोलरता क्या होता है, तो ताप पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है। ये बात भी याद रखेंगे। मोललता ताप पर निर्भर नहीं करता है और मोललता ताप पर निर्भर नहीं करता है और मोलरता ताप पर निर्भर करता है, क्योंकि इसमें पद है क्या है, आयतन, और ताप बढ़ाने पर आयतन बढ़ता है। चलिए इसे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे चलते हैं। देखिए प्रश्न कहता है कि वैसे घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन के उबलता है उसे क्या कहते हैं। इज़ोट्रॉपिक मिश्रण, असंतृप्त मिश्रण, अति संतृप्त मिश्रण या आदर्श मिश्रण। ये 2022 का क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड का ये प्रश्न है। बिहार बोर्ड में 2022 में पूछा गया ये प्रश्न। चलिए ज़रा इसके बारे में भी हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेते हैं।
तो यहाँ कहा गया है कि वे घोल जो निश्चित ताप पर संयोजन में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन के उबलता है उसे हम लोग कहते हैं एजियोट्रॉपिक मिश्रण। क्या कहते हैं उसे? एजियोट्रॉपिक मिश्रण। एजियोट्रॉपिक मिश्रण को हिंदी में कहा जाता है समप्रासरणी विलयन। समप्रासरणी विलयन, समप्रासरणी विलयन कहते हैं। और इसमें क्या होता है, अगर वैसे दो विलयन जिनके प्रसरणी दाब बराबर हो, वैसे दो विलयन जिनके प्रसरणी दाब बराबर हो, उससे हम लोग कहते हैं एजियोट्रॉपिक विलयन। चलिए आगे चलते हैं। यह मिश्रण ताप और दाब दोनों अवस्था में समान संघटन बनाए रखता है और इसे साधारण प्रासरण द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, आसवन द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। यानी इस प्रकार से ये जो अपना सही आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ये 2023 का है और प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन आदर्श घोल नहीं है? बेंजीन और टाइवीन, मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड और सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। बताइए इनमें से कौन आदर्श घोल नहीं है? तो चलिए इसके लिए यहाँ पर देखिए, क्लोरोफॉर्म जिसे CHCl3 और एसीटोन जिसे C3CO CH3 अणुसूत्र होता है, जिसका का मिश्रण एक अनादर्श विलयन यानी नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। जबकि जब इन दोनों का मिश्रण, इन दोनों को मिलाया जाता है तो उनके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है, इसके कारण यह राउल्ट के नियम से निगेटिव यानी ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। अणु के बीच आकर्षण बल बढ़ता है जिससे मिश्रण का वाष्प दाब कम हो जाता है। यानी इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी जो है ये अपना सही आंसर हो जाता है। यानी यहाँ से सही आंसर हो जाएगा क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसे पढ़िए और बताइए क्या होने वाला है इसका सही आंसर। न्यूमेरिकल बताइए। प्रश्न कहता है कि 18 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम घोलक मतलब विलायक में घुलाया जाता है, तो उस घोल को कहते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ग्लूकोज जो है वो विलेय है। विलेय का आयतन या द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान कितना दिया गया है? विलेय के रूप में कौन है? C6H12O6। कितना दिया गया इसका द्रव्यमान? 18 ग्राम। और हम लोग जानते हैं ग्लूकोज यानी विलेय का C6H12O6 का मोलर द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान जो होता है वो कितना होता है? 180 ग्राम। तो इस प्रकार से इसके मोल की संख्या निकालेंगे। अगर मोल संख्या निकालेंगे, मोल का मान निकालेंगे तो कहेंगे 18/180, काटेंगे तो हो जाएगा 1/10 मोल। अब चलते हैं विलायक की ओर यानी घोलक की ओर। तो घोलक का द्रव्यमान कितना दिया गया है? घोलक या जिसे विलायक कहते हैं, तो घोलक का द्रव्यमान दिया गया है 1000 ग्राम, जिसे केजी में 1 केजी भी कह सकते हैं। हमसे पूछा है यहाँ मोललता है। अब चूँकि घोलक है तो हम लोग जानते हैं मोललता बराबर होता है। मोललता बराबर क्या होता है? तो विलेय के मोल, विलेय के मोल बट्टे विलायक यानी घोलक का द्रव्यमान। अब विलेय का मोल कितना है? 1/10। घोलक द्रव्यमान कितना है? 1 केजी। इसे कह सकते हैं 1/10 मोलल। और 1/10 मोलल का मतलब हो गया
0.1 मोलल, यानी इस प्रकार से अपना सही आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 0.1 मोलल। चलिए वही है, गणना किया गया है, वही डिस्कशन है। चलिए बताइए, कहता है कि निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा। ये प्रश्न बहुत बार रिपीट किया है, 2017, 2023, 2025, 3 बार ये प्रश्न पूछा गया है। कहता है कि बताइए निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा। जल में 1% ग्लूकोज, जल में 1% सुक्रोज, जल में 1% सोडियम क्लोराइड यानी साधारण जल, या जल में 1% यूरिया का। चलिए जानते हैं। तो यहाँ पर कुछ उनसे संबंधित कुछ जानकारियाँ हैं। कहता है कि विलेय के क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, क्योंकि क्वथनांक में उन्नयन एक अनुसंख्य गुणधर्म है। सोडियम क्लोराइड एक विद्युत अपघटय यानी इलेक्ट्रोलाइट है, जो जल में घुलने पर 2 आयन सोडियम के आयन और क्लोरीन के आयन में टूट जाता है। इन कणों की संख्या अधिक होने के कारण इसके लिए 1/2 गुणनांक का मान अधिक होता है, जिससे क्वथनांक में वृद्धि सबसे अधिक होता है। यानी इस प्रकार से अपना जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जल में 1% सोडियम क्लोराइड यानी साधारण नमक। ये जल में अनपघटय है, ये भी अनपघटय है और ये भी अनपघटय है, लेकिन ये टूट जाता है आयन के रूप में। और इस प्रकार से इसका 1/2 गुणांक कितना हो जाता है 2, और 1/2 गुणांक 2 है, जबकि इन लोगों का 1/2 गुणांक कितना है 0 है, तो इसलिए इसका क्वथनांक ज़्यादा होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। – 2024 का ये प्रश्न है। प्रश्न कहता है कि सोडियम क्लोराइड और जल के एज़ोट्रॉपिक मिश्रण में रहता है 48% सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड और जल के एज़ोट्रॉपिक मिश्रण में रहता है 48% हाइड्रोजन क्लोराइड, 36% हाइड्रोजन क्लोराइड, 22.2% हाइड्रोजन क्लोराइड या 20.2% हाइड्रोजन क्लोराइड। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। चलिए डिस्कशन करके देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ जानकारी है लगभग। कहता है कि हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिड और H2O यानी जल के एज़ोट्रॉपिक मिश्रण एक विशेष प्रकार का मिश्रण है जिसमें दोनों घटक एक निश्चित अनुपात में होते हैं और इस मिश्रण का क्वथनांक स्थिर रहता है, अर्थात यह मिश्रण एक निश्चित तापमान पर उबलता है और इसका संघटन नहीं बदलता। हाइड्रोजन क्लोराइड और जल के एज़ोट्रॉपिक मिश्रण लगभग 20.2% हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बीट बाय बीट पर रहता है, जिसका अर्थ है कि इसमें लगभग 20.2% हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 79.8% पानी होता है। यानी इस प्रकार से अपना जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 20.2% हाइड्रोक्लोरिक एसिड। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है कि किसी विलयन के सांद्रण को व्यक्त करने में कौन सी तरीका तापमान पर निर्भर नहीं करता है। तभी जस्ट हमने बताया था, ये भी 11, 21 और 24 से पूछा गया प्रश्न है। हम बताया था मोललता जो है, जस्ट पिछले क्वेश्चन में आया था, मोललता जो है ये तापमान पर निर्भर नहीं करता है। यहाँ आप देख सकते हैं मोललता एक ऐसा तरीका है जिसमें विलयन के सांद्रण को व्यक्त किया जाता है जो तापक्रम पर निर्भर नहीं करता है। मोललता जिसे मोलिलिटी कहते हैं की परिभाषा है 1 kg विलायक में घुले विलेय के
मोल की संख्या को मोललता कहते हैं। मोललता का सूत्र, मोललता को सबसे पहले स्मॉल m के द्वारा व्यक्त किया जाता है और मोललता का सूत्र होता है विलायक की मोल बट्टे विलायक का द्रव्यमान kg में। अब चूँकि मोललता में विलायक का द्रव्यमान kg में लिया जाता है जो ताप क्रम पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए मोललता भी ताप क्रम पर निर्भर नहीं करता। दूसरी ओर मोलरता, नॉर्मलता और फॉर्मलता में विलयन के आयतन लिए जाते हैं जो तापक्रम पर निर्भर करता है, इसलिए ये ताप पर निर्भर करता है ना, जो तापक्रम पर निर्भर करता है इसलिए ताप पर निर्भर करता है। चलिए, तो इस प्रकार से अपना आंसर हमने जो बताया ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर, इसे पढ़िए और बताइए, इसे पढ़िए और बताइए। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। 2024 का ये प्रश्न है। C6H6 तथा C6H5 CH3 C6H6 तथा CCl4 क्लोरोफॉर्म और इधर ये है, और इनमें से कौन बताइए, क्लोरोफॉर्म है और इधर एसीटोन है। बताइए इनमें से कौन है जो धनात्मक विचलन को प्रदर्शित करता है। यहाँ कुछ प्रमुख जानकारियाँ हैं जो आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ आप देख सकते हैं, कहता है कि राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन तब होता है जब विलयन के घटकों के बीच आकर्षण बल शुद्ध घटक के बीच आकर्षण बल से कम होता है। इसका मतलब है कि विलयन का वाष्प दाब राउल्ट नियम द्वारा अनुमानित वाष्प दाब से अधिक होता है। अब एक है बेंजीन यानी C6H6 तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड का मिश्रण एक आदर्श विलयन नहीं है और यह राउल्ट के धनात्मक विचलन दर्शाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड के बीच आकर्षण बल शुद्ध बेंजीन और शुद्ध कार्बन टेट्राक्लोराइड के बीच आकर्षण बल से कम होता है। बेंजीन और ट्यूलिन लगभग आदर्श विलयन बनाता है, याद रखेंगे। उसके बाद क्लोरोफॉर्म और एथेनॉल राउल्ट के नियम के ऋणात्मक विचलन को प्रदर्शित करता है। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन भी राउल्ट के ऋणात्मक विलयन को दर्शाते हैं। यानी इस प्रकार से जो अपना सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड। बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है कि किसी विलयन के प्रसरणी दाब में निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। किसी विलयन के प्रसरणी दाब को निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो इसके लिए समीकरण होता है पाई बराबर CRT। देखिए कहीं है तो यहाँ से अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई बट्टे C बराबर RT है कहीं, तो देखिए पाई बट्टे C बराबर RT ऑप्शन नंबर बी, ये 2024 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए यहाँ आप देख सकते हैं उसका विस्तार से डिस्कशन है। कहता है कि प्रसरणी दाब जिसे पाई के द्वारा व्यक्त किया जाता है एक विलयन के महत्वपूर्ण गुण है जो विलयन के सांद्रण और तापक्रम पर निर्भर करता है। प्रसरणी दाब को निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है पाई बराबर CRT, जहाँ पाई प्रसरणी दाब होता है, C विलयन की मोलर सांद्रण जिसका मात्रक होता है मोल प्रति लीटर, R गैस स्थिरांक है, T से ताप केल्विन में लिया जाता है। और इस प्रकार से जो नया समीकरण बनेगा वो हो जाएगा पाई बट्टे C बराबर RT। चलिए निम्नलिखित में से कौन अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है। तो पता है आपको प्रासरणी दाब भी है, हिमांक में अवनमन भी है, हिमांक में अवनमन है और क्वथनांक में उन्नयन है। वाष्प दाब जो है ये प्रसरणी दाब अनुसंख्य गुणधर्म के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं अनुसंख्यक गुणधर्म वह है जो विलयन में उपस्थित कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, न कि उनकी प्रकृति पर। ये बात कई बार हमने रिपीट कर चुका है। ये गुणधर्म है हिमांक में अवनमन, प्रसरणी दाब और क्वथनांक में उन्नयन और वाष्प दाब नहीं, यहाँ वाष्प दाब नहीं होगा, वाष्प दाब यहाँ होगा, यहाँ आ जाएगा वाष्प दाब
दाब वाष्प ऐसे लिखे। वाष्प दाब एक अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है क्योंकि यह विलयन की विलायक के वाष्प दाब को प्रदर्शित करता है ना, जो विलयन के कण की संख्या पर निर्भर नहीं करते। वाष्प दाब विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है, ये बात याद रखेंगे। और यहाँ पर प्रकृति पर निर्भर करने की बात नहीं, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वाष्प दाब। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक के जलीय घोल का प्रसरणी दाब असामान्य होता है। यूरिया, साधारण नमक या लवण, इसे कहते हैं NaCl ना, और ग्लूकोज, सुक्रोज। बताइए है तो जवाब है तो दीजिए। यहाँ आप देख सकते हैं कहा गया है कि प्रसरणी दाब एक अनुसंख्य गुणधर्म है जो विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करती है। साधारण लवण एक इलेक्ट्रोलाइट है जो जल में घुलने पर आयन में विभक्त हो जाता है, यानी सोडियम आयन और क्लोरीन आयन। इस प्रकार साधारण नमक के जलीय घोल में विलय के कण की संख्या अधिक होती है, जिससे प्रसरणी दाब असामान्य हो जाता है। यह वान ठाप कारक यानी आई के कारण होता है, जो साधारण लवण के लिए 2 होता है। यानी साधारण लवण के लिए वन ठाप कारक कितना होता है, 2 होता है, यानी आई का मान 2 होता है। यूरिया एक गैर इलेक्ट्रोलाइट है जो जल में घुलने पर आयन में विभक्त नहीं होता है, और ग्लूकोज और सुक्रोज भी एक गैर इलेक्ट्रोलाइट ही है। इस प्रकार से जो अपना सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साधारण लवण। क्या आ जाएगा, साधारण लवण, यानी ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि वह विलयन जो राउल्ट के नियम से धनात्मक या ऋणात्मक विचलन को प्रदर्शित करता है उसे क्या कहते हैं, आदर्श विलयन, वास्तविक विलयन, अनादर्श विलयन या कोलाइडी विलयन। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा अनादर्श विलयन। जो राउल्ट के नियम के धनात्मक या ऋणात्मक विचलन को प्रदर्शित करता है उसे अनादर्श विलयन कहते हैं, और जो राउल्ट के नियम का पालन करता है उसे हम लोग आदर्श विलयन कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए विस्तार से यहाँ देख सकते हैं आप, राउल्ट के नियम से विचलन वाले विलयन को अनादर्श विलयन कहते हैं। अनादर्श विलयन वे होते हैं जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, अर्थात उनके व्यवहार आदर्श विलयन जैसा नहीं होता है। ये विलयन धनात्मक या ऋणात्मक विचलन दर्शा सकता है। आदर्श विलयन वे होते हैं जो राउल्ट के नियम का पालन करता है। वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करता है उसे हम लोग आदर्श विलयन कहते हैं। वास्तविक विलयन एक व्यापक शब्द है जो सभी प्रकार के विलयनों को शामिल करता है। कोलाइडी विलयन एक विशिष्ट प्रकार का विलयन है जिसमें कणों का आकार 1 से लेकर के 1000 नैनोमीटर के बीच होता है। ये हम लोग पढ़ेंगे सरफेस केमिस्ट्री एक अपना चैप्टर आएगा, उसमें हम लोग कोलाइडी विलयन के बारे में पढ़ेंगे। सरफेस केमिस्ट्री पृष्ठ रसायन जो एक चैप्टर आएगा अपना, चैप्टर नंबर 4 आता है, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे 5 में। चलिए चैप्टर नंबर 5 में आता है सरफेस केमिस्ट्री। कहता है कि संप्रसरणी विलयन का बराबर होता है। कहेंगे क्या है, बराबर होता है। प्रसरणी दाब, वाष्प दाब के सापेक्ष अवनमन या क्वथनांक गुणन। तो संप्रसरणी विलयन में प्रसरणी दाब जो है वो क्या होता है, बराबर होता है। चलिए यहाँ आप देख सकते हैं संप्रसरणी विलयन वे विलयन होते हैं जिनका प्रसरणी दाब समान होता है। इसका मतलब यह है कि 2 विलयन संप्रसरणी है तो उनका प्रसरणी दाब बराबर होगा। प्रासरणी दाब संप्रसरणी विलयन के लिए समान होता है,
वाष्प दाब संप्रसरणी विलयन के लिए समान नहीं होता है। वाष्प दाब के सापेक्षिक अवनमन और क्वथनांक में उन्नयन समप्रासरी विलयनों के गुण नहीं हैं, यानी समप्रासरी विलयन के लिए प्रसरणी दाब जो होता है वो बराबर होता है, अर्थात कह सकते हैं π1 बराबर π2। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। हाँ, कहता है कि फेरिक हाइड्रोक्साइड के कोल्ड विलयन के स्कंदन में निम्नलिखित में से कौन विद्युत अपघटय सबसे कम प्रभावित है? पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम K2Cl O4 या पोटेशियम। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। इसका आंसर हो जाएगा पोटेशियम ब्रोमाइड। कहता है कि फेरिक हाइड्रोक्साइड एक धनात्मक कोलाइड है, जिसका अर्थ यह है कि इसके कण धनात्मक रूप से आवेशित होते हैं। एक कोलाइडों के स्कंदन में विद्युत अपघटय के प्रभावशीलता आवेश की मात्रा और आयन के आवेश पर निर्भर करती है। पोटेशियम ब्रोमाइड में एक आवेश वाले आयन पोटेशियम आयन तथा ब्रोमाइड आयन होता है। पोटेशियम सल्फेट में धनायन पोटेशियम और एक द्विआवेशित ऋणायन सल्फेट आयन होते हैं। और इधर जो है K2 पोटेशियम क्रोमेट इसे कहते हैं। पोटेशियम क्लोरोमेट में एक धनायन पोटेशियम तथा एक द्विआवेशित ऋणायन क्रोमेट होते हैं। और ये जो है ये क्या है, एक जटिल यौगिक है। इसमें एक त्रिआवेशित ऋणात्मक आयन, यहाँ पर ये फेरिक हेक्सासाइनाइड आयन होता है। फेरिक हाइड्रोक्साइड के स्कंदन में उच्च आवेश वाले आयन अधिक प्रभावी होते हैं, इसलिए पोटेशियम ब्रोमाइड सबसे कम प्रभावी होगा, क्योंकि इसमें एक आवेश वाले आयन होते हैं। इस प्रकार से अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है ये अपना सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और प्रश्न की श्रृंखला यहाँ पर होता है ख़त्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतलाइएगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी चैप्टर का जो लघुत्तरीय प्रश्न है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, उसको लेकर आएंगे। तो तब तक के लिए बने रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।